क्या फिर से दिल्ली की सड़कों के ऊपर एक बार फिर से आंदोलन दिखाई देगा? 3 शर्तें, 3 बातें जो उस वक्त में इस्तीफे के साथ में हुई थी, उसमें से मुआवजे को लेकर के और एफआईआर को लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि सरकार आनाकानी कर रही है। ये यहाँ पर इसके बाद में सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या फिर आपको लगता है कि अब डैमेज कंट्रोल का समय चला गया है? एक तरफ फ्रेंड्स और दूसरी तरफ जूते, लात, मुक्का, अपमान, मुकदमे, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो वो तो पहली बार बेचारे प्रोटेस्ट में आए तो उनको नहीं पता सरकार कैसे धोखा देती है। नहीं, ये तो इस आंदोलन को क्रैश करने के लिए युवा जो संगठित हो गया था जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने मुद्दों पे, उस आंदोलन की शक्ति को क्रैश करने के लिए ये सरकार ने तो करवाया ना रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। इसका भी जवाब मांगे हम सरकार से। बॉर्डर पे हमारी फोर्स खड़ी है भाई, सेंसिटिव जोन है। मैं खुद गया हूँ कश्मीर, चप्पे चप्पे फोर्स लगी है। कहाँ से आ जाते हैं आतंकवादी वेपन लेके? यहाँ जो बच्चों के सर फूटे हैं, खून बहाया गया है, इसका जवाब भी जो है गृह मंत्री को भी और सरकार को देना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को चाहे सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, किसी भी एफआईआर करा दो। और नौजवान चाहे यहाँ का हो या प्रयागराज का, नौजवान भूलने वाला नहीं। आप एक बात को समझ लो अच्छी तरह से, इनको लग रहा था कि ये जो नया वोटर आएगा अब धर्म के आधार पर, ये हमारी विचारधारा का आएगा, लेकिन ये तो सवाल कर रहा है, इससे घबरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यही बयान था कि दिल्ली जो है वो दिल्ली है, लखनऊ लखनऊ है, तो लखनऊ को जो है आप घेर नहीं सकते। तो एक सोशल मीडिया पर एक तबका था, वो कहने लगा कि भाई पढ़ाई लिखाई की बात हो तो ठीक है, समझ में आता है, जय भीम की बात हो रही है तो ये राजनीतिक जो है वो फ्रंट तैयार हो रहा है, जय भीम के नारे क्यों? क्या फिर से दिल्ली की सड़कों के ऊपर एक बार फिर से आंदोलन दिखाई देगा? 25 तारीख को जरूर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन 3 शर्तें, 3 बातें जो उस वक्त में इस्तीफे के साथ में हुई थी, उसमें से मुआवजे को लेकर के और एफआईआर को लेकर के अभी भी कहा जा रहा है कि सरकार आनाकानी कर रही है। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात लगातार वीडियो जारी करते हैं। विपक्ष अमित शाह पर हमलावर है, पैलेट गन कैसे चली, किसके आदेश पर गोली चली, बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या फिर से एक बार दिल्ली की सड़कों पर छात्रों को आना पड़ेगा या सरकार जो कह रही थी उसको करके दिखाएगी? हमारे साथ में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू। और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे शख्स हैं जो दिल्ली में इसी तरीके से फुटपाथ पर चलते चलते, और आज हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन है, संसद तक पहुँचे हैं, एक आवाज़ बने, एक पैरेलल फोर्स बने, एक इंडिविजुअल सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक युवाओं की आवाज़ बन करके चंद्रशेखर आज़ाद वो नज़र आते हैं। और जिस वक्त में लाठी चली, उसके बाद में आप संसद में बैठ गए थे बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे, 3 दिन आप वहाँ पर अनशन पर भी रहे, लेकिन अभी भी कई जगह पर एफआईआर को लेकर के और उसके साथ साथ मुआवजे को लेकर के सरकार ने जो कहा था वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या फिर से सड़कों पर लोग आएंगे? क्या फिर से आंदोलन होगा? देखिए, ऐसा अगर आलोचना करूं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आंदोलनकारियों ने बहुत मेहनत की। तो ये कह सकता हूं सरकार के चरित्र के आधार पे, अब तक के अनुभव के आधार पे, कि इस सरकार पे भरोसा करना आसान काम नहीं। ना जाने क्यों उन्होंने इन पे भरोसा किया है, और वो भरोसा आज टूटता नजर आ रहा है। आज उनके मन में चिंताएं दोबारा आने जैसी बातें हो रही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसके लिए मैं 15 तारीख में सोनम वांगचुक से जो है ये वादा जंतर मंतर करके आया था कि इसके लिए हम लोग 20 तारीख को ज़बरदस्त लोग जुटाने की कोशिश करेंगे। और 20 तारीख की हिंसा के बाद मैं 3 दिन तक धरने पे भी रहा, रात भर। हाँ, बारिश के बावजूद, बहुत शानदार बारिश, सुबह के समय बहुत शानदार गर्मी, रात को फिर बारिश, चारों तरफ पेड़ पौधे और तमाम तरह की जो है बिना सुविधाओं के। और फिर 23 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में ये कहा कि ये आंदोलन अब हम राज्य यही जंतर मंतर तक नहीं रखेंगे, पूरे देश भर में इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक मजबूत संगठन का हिस्सा हैं। तो फिर पूरे भारत में 25 तारीख को आंदोलन हुआ, और मैं खुद लखनऊ में था जहां एक शानदार आंदोलन हुआ जिसमें कई हज़ार नौजवान जो हैं
शामिल हुए। और जब मैं अपनी बात रख रहा था तभी मेरे पास ये सूचना आई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बाकी 2 मांगों को भी कहा गया कि वो मांगे भी मान ली गई हैं, लेकिन आज वो मांगे पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लगातार मुकदमे हो रहे हैं और संख्या बता रहे हैं 12,000 से ज़्यादा चली गई है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, जिनके फेशियल रिकॉग्निशन हुए हैं और जिनको जो है बुलाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी ने वीडियो बना करके कहा कि सबको माफ़ कर दिया है। और तीसरा मुआवजा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, तो मोदी जी तो वीडियो बना के कह देते हैं और मोदी जी के मंत्रियों ने भी, एक तो मोदी जी के डिपार्टमेंट के ही हैं जितेंद्र जी, दूसरे नड्डा जी जो पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कहा, साइन भी किए, लेकिन धरातल पे क्या? धरातल पे तो लगातार FIR हो रही है, लगातार उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर जाके धमकाया जा रहा है, उनसे वीडियो बनवाई जा रही है। एक बात, मुआवजा तो नहीं मिल रहा है। यहाँ तो एक और नई FIR हुई है जो मैंने कल ही पता लगा मुझे कि कुछ पार्टियों के खिलाफ, जिसमें भीम आर्मी का भी नाम ऐड किया गया। तो ये एक भय का माहौल तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये इसको शैडो पॉलिटिक्स हम लोग कह सकते हैं। एक तरफ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आके बच्चों में दोबारा से जो है उनके प्रति प्रेम पैदा हो, उनके ऊपर विश्वास पैदा हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं बिना कुछ करे। और दूसरी तरफ वो हमला कर रहे हैं उन लोगों पर जो उनकी मदद कर रहे थे, प्रोटेस्टर की, या जो प्रोटेस्ट को ताकत दे रहे थे, उन पे हमला कर रहे हैं, जिससे कि ये आंदोलन क्रैश हो जाए, टूट जाए, कमज़ोर पड़ जाए, कोई साथ ना खड़ा और आपस में लड़ाई भी हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ प्रधानमंत्री का मैंने माफ़ कर दिया, दूसरी तरफ FIR पे FIR करा रहे हो। यानी एक तरफ फ्रेंड्स और दूसरी तरफ FIR। एक तरफ फ्रेंड्स और दूसरी तरफ जूते, लात, मुक्का, अपमान, मुकदमे, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी वीडियो आ रही है जो दिख रही है कि बच्चों को पकड़ के उनके घर पे जाके उनसे वीडियो बनाई जा रही है। एक ऐसी बच्ची है निक्की जायसवाल, मेरी बात हुई थी, वो बहुत डरी हुई थी, तो मैंने उसको, आप बेफिक्र रहो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ऐसा जुनैद एक लड़का है जो खाना और कुछ बहुत सारी चीज़ सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी बहन के यहाँ पुलिस चली गई, मेरठ पुलिस। परसों रात में उसका फ़ोन आया, तो फिर मैंने वहाँ के सीनियर अधिकारियों से बात की कि रात में महिला को क्यों ले जाना चाहते हो चर्चा के लिए। एक्चुअली उनके टारगेट पर जुनैद है, उनका परिवार नहीं है। और ऐसे ही अभिजीत को भी टारगेट किया जा रहा है कि भाई उनके फादर ने कैसे भेज दिया, इतना पैसा कहाँ से आया, ये सब चीज़ें। तो ये जो दोनों तरफा ये एक शैडो पॉलिटिक्स है कि जिसका दिखाने का चेहरा कुछ और होता है और काम कुछ और हो रहा होता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक नहीं 1000 FIR कर देगी दिल्ली पुलिस, या सरकार करा देगी, या गृह मंत्रालय कराएगा, इनसे डरने वाले नहीं हैं हम लोग। बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे, आंदोलन भी करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे भी, पार्लियामेंट में भी। अब तो मैं कहता हूँ बच्चों के आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि विपक्ष जो है, जो वादा हुआ है, मंत्रियों ने वादा किया, उस पर जवाब मांगे सरकार से कि आपने कहा, CJP के जो लीडरशिप थी उनको, कि हम जो है FIR नहीं करेंगे और मुआवजा देंगे। अब आप अपनी बात से क्यों करें? मंडे को जब हाउस चलेगा तो जोर शोर से जवाब मांगना चाहिए सरकार से, और जब तक सरकार जवाब नहीं तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट, कहीं भी कोई बड़ा मामला होता है ना, तो मंत्री ऑफिशियल स्टेटमेंट। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, गृह मंत्री नहीं आ रहे संसद में, कब तक नहीं आएंगे? कब तक नहीं आएंगे? आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। और वो नहीं आ रहे तो जो और हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, किसी ना किसी को जवाब देना पड़ेगा। हमें याद है जब मामला हुआ था, वो जो पहलवान बेटी थी उसको डिस्क्वालीफाई किया, विनेश को, तो हमने वहाँ जोरदार तक हंगामा किया था, तो फिर मंत्री को जवाब देना पड़ा। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आना चाहिए ना, CJP प्रोटेस्टर से क्या बात आपकी तय हुई थी, क्या आपने फाइनल कहा। इसका तो अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, कहीं लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, तो वो तो है नहीं। तो वो तो पहली बार बेचारे प्रोटेस्ट में आए, तो उनको नहीं पता सरकार कैसे धोखा देती है, उल्टा जो है नुकसान पहुंचाने का। हम तो जानते हैं माफिया मंगवाई जा रही है, 15 साल की लड़की वो माफी मांग रही है। और वो जो BJP IT सेल जिन्होंने इतनी गालियाँ दी है सब लोगों को, जिन्होंने इतना करैक्टर एसेसिनेशन किया है सब लोगों का, जिन्होंने तमाम तरह से जो है पूरे मुद्दे को हर बार डाइवर्ट किया है, वो कब माफ़ी मांगे? उनका क्या जवाब है? और ये जो सरकार ने एक मूवमेंट चलाया, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट जो चलाया है, पैनल में एक पार्टी खड़ी कर दी। नहीं, ये तो इस आंदोलन को क्रैश करने के लिए जो युवा जो संगठित हो गया था जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने मुद्दों पे, उस आंदोलन की शक्ति को क्रैश करने के लिए ये सरकार ने तो करवाया ना रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। इसका भी जवाब मांगे हम सरकार से कि हम नहीं देखते उसके फॉलोवर्स कौन है, कौन उनको सपोर्ट कर रहे हैं,
तो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट आप देश में चला के सत्ता में बने रह जाओगे? आपको क्या लगता है दलित पिछड़े आदिवासी आपको माफ़ कर देंगे? क्या उनकी आंखें नहीं खुली है? क्या रोटी नहीं खाने लगे, पढ़ने लगे? उनको सब पता है कि आप सरकार जो है पीछे से रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चला के जो है किस तरह खेल खेल रही है। तो इस देश में रिजर्वेशन हटाने की बात करने वाले लोगों को बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे पार्लियामेंट में। मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। अमित शाह के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। वो चुप भी है, वो नदारद भी हैं, संसद से गायब भी हैं, आते हैं लेकिन मुस्कुराते हुए कुछ पत्रकारों के साथ में निकल जाते हैं, सवाल जवाब नहीं है। आपको लगता है कि इस्तीफे वाली जो बात है वो सही है, इस्तीफा होना चाहिए, या कहाँ तक ये लड़ाई जो है वो विपक्ष या आप लोग जो है लेकर के जाएंगे इसको? देखो मैं कह रहा हूँ किसी भी हद तक जाए लड़ाई। पहली बात तो आप पहलगांव पे याद कीजिए, पहलगांव वो भी फेलियर था केंद्र सरकार का। फिर अब कुलगांव हो गया है, 2 मजदूरों को धर्म पूछ के मार दिया है, ये भी फेलियर। कहाँ से आ जाते हैं आतंकवादी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बॉर्डर पे हमारी फोर्स खड़ी है भाई, सेंसिटिव जोन है। मैं खुद गया हूँ कश्मीर, चप्पे चप्पे फोर्स लगी है। कहाँ से आ जाते हैं आतंकवादी वेपन लेके? और इधर दिल्ली लाल किले पे भी हमला हुआ था कुछ वक्त पहले। आप महसूस करके देखो ना कि क्या हो रहा है देश के अंदर। इसको हम मजबूर सरकार माने क्या? और फिर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। आप होम मिनिस्टर हो, आपको आपकी चुप्पी तो देश को खल रही है ना, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। हम तो कुलगांव पे भी जवाब मांगने वाले हैं सोमवार को। कैसे हो गया कुलगांव में 2 लोगों की जान क्या वैल्यू नहीं रखती है? कहाँ है सरकार? कहती थी हमने आतंकवादियों को कमर तोड़ दी है, हमने इनकी फंडिंग बंद कर दी, हमने नोटबंदी करके कर दिया, जिस पे आपने मूवी बनवा ली है, ठीक है, एजेंडे पे अपने। तो वो कहाँ है धरातल, उसका क्या है? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसका जवाब हम लोग मांगेंगे। सोमवार को हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाउस चले, पार्लियामेंट आए तो इसका जवाब मांगे। कुलगांव में जो 2 मजदूरों को जो है, जो उन पे जो हमला हुआ, उनकी जान ली गई, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और दिल्ली में जो पैलेट्स गन चले हैं, टीयर गैस चले हैं, बच्चों को लाठियाँ पड़ी हैं, यहाँ जो बच्चों के सर फूटे हैं, खून बहाया गया है, इसका जवाब भी जो है गृह मंत्री को भी और सरकार को देना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन अमित शाह संसद में तो खैर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल वो एक प्रोग्राम में थे जिसमें उन्होंने NSA अजीत डोभाल को सम्मानित किया। उनको लोकमान्य तिलक जो है वो पुरस्कार मिला है। और उस प्रोग्राम में NSA ने जो है ये कहा कि 2019 के बाद में हमने अपना जो स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, उसको फिर से खड़ा किया है। और इसी दिल्ली में लाल किले पर हमला हो गया जो अमित शाह और NSA की मौजूदगी में ही हुआ। देखिए, जब पद पर अपने मुंह मियां मिट्ठू की बात हो रही है। अपने आप को जो है सम्मान दे रहे हैं और अपने आप ही जो है बड़ी बड़ी जो हैं कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सच धरातल पे देश देख रहा है किस तरह आपने अपने होनहार छात्रों पे गोली चलवा दी है, किस तरह के 47 वहाँ बिहार में भी आपकी सरकार है, वहाँ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। किस तरह से जो है कुलगांव हो गया है, 19 के बाद ही पहलगांव हो गया है। पहलगांव जैसा मामला पहले नहीं हुआ था कि 25-26 लोगों की जान जो है वो धर्म पूछ के ले ली जाए। तो ये आप ही की सरकार में हुआ। आपकी ये बदली जो सुरक्षा व्यवस्था उसी में हुआ। यहाँ बम विस्फोट हुआ जो है लाल किले पे, जिसको पूरे देश दुनिया ने देखा, ये भी आपकी सरकार में हुआ। दिल्ली तक आ गया आतंकवादी। क्या बात करते हो आप? तो ये जो आपने झूठ का जो नैरेटिव सेट किया है कि बहुत ताकतवर हैं, प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, सरकार ताकतवर है, हमने ये कर दिया, हमने हिंसा ख़त्म कर दी, हमने नक्सलवाद ख़त्म कर दिया। जिस दिन नक्सलवाद में बहस हो रही थी उस दिन अखबार में छपा हुआ था कि वहाँ जो है नक्सलवादी हमला हुआ, 2 लोगों की जान चली गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि धरातल कुछ और है और मीडिया ने नैरेटिव सेट किया है। बाकी तो मीडिया जो है जिसको सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो प्रोटेक्शन कर रही है। लगातार वो सरकार के पक्ष में खड़ी नज़र आती है। जहाँ FIR हुई है, मुझे पता लगा कि जिन्होंने पार्लियामेंट में कुछ सांसदों ने जो है चंदा चोरी पे आंदोलन किया या उस तरह का नाटक किया, उन पे FIR हो गई है। लेकिन जिन्होंने चंदा चोरी किया उन पे तो पहले SIT बनी, उन पे तो 12 दिन तक FIR नहीं हुई। 15 दिन के बाद FIR। आप समझिए ना, उन पे तो जो है 12 दिन तक FIR नहीं, और यहाँ आपने 1 दिन बाद FIR कर दी। तो आपके पुलिस, आपकी एजेंसी आपकी, वो कहते हैं ना लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, किसी भी FIR करा दो। बीमार भी FIR आपने करवाई, बीमार भी इसका सामना करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ 1000 FIR बच्चों के लिए उठानी पड़ी, जेल जाना पड़ा तो सहेंगे उसको, लेकिन बच्चों का हित नहीं होने देंगे। अपने देश के युवाओं को 58% युवा वाला देश है हमारा, अपने युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन एक सवाल ये है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इस चीज़ को, और दर्शकों के लिए ख़ास तौर पर, आप खुद जो है वो संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। छात्र राजनीति आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से आज के तारीख में है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी जो देश में माहौल है, आपको लग रहा है कि वाकई
देश का युवा जो है वो अब सड़क पर दिल्ली का रास्ता देख चुका है, वो यहाँ फिर आएगा, या अब सरकार की वो जो मनमानी जिसे आप कहते थे कि नहीं चलेगी, नहीं, रिजर्वेशन को वो लेकर के या मनमानी दूसरे मामलों को लेकर मनमानी हमने पहले भी नहीं चलने दी है। जब से हम लोग आए हमने उस मनमानी को स्वीकार नहीं किया, हमने हार नहीं मानी, हम लोगों ने संघर्ष किया है। और आप जानते हैं जो पहले परिसीमन बिल था, आपके याद होगा, ये 12 साल में पहली बार हुआ कि परिसीमन बिल इन सरकारों को बिल गिरा दिया गया। उसके बाद रही बात जो आपने कि ये बात सही है कि नौजवानों ने रास्ता तो देख लिया दिल्ली का। और उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे और इस तरीके से आ जाएंगे। क्यों नहीं आ जाएंगे जब इतना सरकार का जो रवैया जिस तरीके से रहा है। हम यहाँ 5-5 लाख की संख्या में पहले भी आए हैं। दिल्ली में गुरु रविदास गुरु घर आंदोलन हुआ था, 5 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे। एनआरसी का आंदोलन हमने यहीं किया है, शाहीन बाग से लेके, और दिल्ली में जामा मस्जिद जहाँ मैं गिरफ्तार हुआ था, जब मुझे गोली लगी तो भी यहाँ बड़ा आंदोलन हुआ था। 21 मई 2017 को आंदोलन हुआ था। दिल्ली का रास्ता तो हमने 14 के बाद हमने दिखाया देश को कि अपनी मांगों के लिए आइए जहाँ सरकार जवाब दे सुनिश्चित हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, रास्ता दिखा है और इस्तीफा भी हुआ है सरकार की कि जो जिसका गुब्बारा बना रखा सरकार ने, बहुत ताकतवर सरकार, उसके गुब्बारे में पिन लगी है, हवा निकल रही है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहला था लेकिन आखिरी नहीं था, इसलिए पहला खत्म होते दूसरे की मांग उठ गई है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ विपक्ष को चाहिए, अमित शाह या हाँ यही नहीं यही बात आई ना हाउस में, होम मिनिस्टर आके जवाब दें। भाई विपक्ष ने यही मांग की है ना, तो गडकरी जी या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्तीफों की बात कर रहा हूँ। जवाबदेही की बात होगी, जवाबदेही कि भाई देखो, फिर मैंने तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे भी बात कही थी। धर्मेंद्र प्रधान जी चले जाएंगे, ठीक है, इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि डिमांड थी प्रोटेस्टर की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुधार नहीं होगा तो क्या होगा। सुधार होना बहुत जरूरी। प्रहलाद जोशी जी बन गए तो सुधार होगा नहीं होगा, सवाल ये है क्या वो जो सुधार हम बच्चे युवा दे रहे हैं क्या उसको चार्टर को शामिल कर रहे हैं उसमें। उसी तरह से बदल जाए कोई भी और सुधार ना हो तो ना सुधार होने का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उस पर भी जो है बहुत वो है, उस पर भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना, सुधार होना चाहिए। अगर सुधार नहीं होगा तो फिर बच्चों के साथ ये अन्याय होता रहेगा और अन्याय नहीं होने देना। आप मेरी बात को समझ लो। अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद में इस्तीफा हुआ, और इस्तीफे के बाद में अब जो 15 साल की जो लड़की है उस पर एफआईआर हुई नोएडा में। आप खुद जीरो एफआईआर, हाँ, वो जो फरीदाबाद की लड़की है, वो जीरो एफआईआर जो दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। हाँ, यूपी में इसका आप क्या असर देख रहे हैं? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी चुनाव कोई सा चुनाव हो, नौजवान एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है और नौजवानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपने नौजवानों पर लाठियाँ चलाई है, आपने नौजवानों के सर फोड़े हैं, आपने बच्चों को पीटा है, और नौजवान चाहे यहाँ का हो या प्रयागराज का, नौजवान भूलने वाला नहीं है। आप एक बात को समझ लो अच्छी तरह से, ये वो एज है जिसको हम नौजवानी कहते हैं कि ये ना मित्रता भूलता ना दुश्मनी। और आपने तो उनकी खाल खींच ली है, आपने तो उन पर आंसू गैस के गोले चलाए हैं, आपने तो उन पर पैलेट्स गन चलाए, कैसे भूल जाएगा अब आपको। और आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा आपका जो दो मुही रवैया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स मान जाइए और मैं तो माफ़ कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आपके लोग जाके वहाँ उनको धमका रहे हैं। ठीक है, अभी वो चुप हो जाएंगे, डर के साए में चले जाएंगे, मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन फिर कल जब आंदोलन खड़ा होगा फिर क्या होगा? क्या आपकी गोली लाठियों से डर के क्या 20 तारीख के बाद खाली होगा जंतर मंतर? नहीं, जंतर मंतर तो भीड़ बढ़ गई थी, अपेक्षा कर तो भीड़ बढ़ गई थी। इसका मतलब नौजवान लाठी गोली से तो डर रहा है, तो वो अपना हक चाहता है और वो उसको देना पड़ेगा। और उसके बाद तो जैन अल्फा भी उतर आया भाई फतेहपुर में, और कई जगह जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो 9th 10th के बच्चे हैं, 8th 9th 10th 11th के, हाँ वो पंखे, अच्छी छत, टीचर और वॉशरूम अच्छे और पीने के पानी, इन सब के लिए सुविधाओं के लिए उतर आया। कह रहे हैं हम लोग फीस दे रहे हैं। और मेरी बात हुई फतेहपुर के जो अंकुर सोनकर नाम का जो बच्चा है जिसकी फंडिंग की जांच हो रही है, मैंने उससे बात की तो वो कह रहा है कि हमने पहले भी इनको चेताया था, हमने पहले भी कहा था कि भाई ये जो है ये सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, हम फीस दे रहे हैं। और इतना बजट आता है तो सुविधा क्यों नहीं है कि छत टपक रही है। और हमने कह दिया है कि अगर नाम हमारी बात मानेंगे तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप देखो तो जागृति का स्तर कहाँ चला गया है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन लाए थे और फ्री इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट लाए थे कि नौजवान इसी में घूमता रहे, और इसको ये समझते थे कि भाई मोदी जी ने भी कहा था रील बनाओ, ये बिहार चुनाव में बना तो दी, रील भी बना दी सरकार की। 20 तारीख को रील बना दी, उससे पहले रील बना दी, और उसका असर ऐसा कि फिर इन्होंने रील बनानी शुरू कर दी मोदी जी ने। आप ये देखो, ये लाए थे इसलिए कि नौजवान इसमें डूब जाए, लेकिन उसी को नौजवानों ने अपना हथियार बना लिया। ये परेशान असल में सरकार इस बात से, जो किसने नहीं कही आपसे,
और क्योंकि मैं ज़मीन से आया तो मैं इस बात को समझता हूँ। परेशान सरकार इस बात से है, इनको लगता था जिस तरह के बीज हम बो रहे हैं या जिस तरह के विचार हम लोग जो हैं मजबूत कर रहे हैं आरएसएस के और उनके ज़रिए, अब जो नौजवान पीढ़ी आएगी वो उन्हीं विचारों को पे प्रेरित होकर आएगी और हम पे एक ऐसा वोट तैयार होगा हर बार, हर 5 साल में, जो 10-12%, 8-10% होगा, जो यूथ का वोट होगा, फर्स्ट टाइमर वोट होगा, वो हमें वोट मिलेगा इस धर्म के नाम पे। लेकिन इसी वोटर्स को कहते हैं ना वो ब्याज, इसको ये ब्याज समझ बैठे थे। अब वो ब्याज ही जो है रिएक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए। तो इनको ये समझ नहीं आया कि इससे कैसे काउंटर किया जाए। इनको लग रहा था कि ये जो नया वोटर आएगा अब धर्म के आधार पर, ये हमारी विचारधारा का आएगा, लेकिन ये तो सवाल कर रहा है, इससे घबरा रहे हैं। 94,000 स्कूल बंद कराने वाली जो है सरकारी स्कूल जो है 94,000 बंद कर दिए, वो कितनी नौजवानों की तेजी है, शिक्षा की तेजी है, इस बात को मैं और आप समझते ही हैं, देश समझ रहा है। आपके पास 10 लाख से ज़्यादा, ऑफिशियली 10 लाख से ज़्यादा टीचर्स की कमी है, लेकिन आप टीचर नहीं लगा रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो। आप देखो, आप जाओ कौन सा कोई एक स्कूल कॉलेज चले जाओ, आप स्कूल चले जाओ, आपको हर सब्जेक्ट का टीचर मिल जाए तो मुझे आप बता देना। एक ही टीचर है, वो मैथ भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, संस्कृत भी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा देगा भाई? यूपी में असर होगा इसका? यूपी में तो हम लोग हैं, यूपी में सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे इसी बार, आप देख लें। ये कहा जाता है कि उधर दिल्ली में है, जब किसान आंदोलन था तब भी जो है वो योगी आदित्यनाथ का यही बयान था कि दिल्ली जो है वो दिल्ली है, लखनऊ लखनऊ है। तो लखनऊ को जो है आप घेर नहीं सकते। बार नहीं, हम गए थे लखनऊ और फिर जा रहे हैं 7 तारीख में, फिर इस बार कार्यक्रम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। आप समझ लो, पिछली बार बाल बाल बचे हैं 2022 में विपक्ष की कुछ पार्टियों की गलत नीतियों की वजह से, और सिर्फ सत्ता केंद्रित विचार की वजह से कि हमें सत्ता मिल जाए, इस वजह से पिछली बार बाल बाल बचे हैं। वरना हाल वही होता जो खतौली में हुआ था 2022 उपचुनाव में। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इस बार बाल बाल भी नहीं बचेंगे। इस बार अभी तो सर्वे कहने लगा कि 65 सीटों का 50 से 65 सीटों जो सीट कम हो रही है, और बाकी हमारे मैदान पे उतरती है, आप देखना इस बार उनमें और कमी आ जाएगी। कई जगह सीधा मुकाबला आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से होगा। हमारी तैयारी मजबूत है, इसलिए हमने 45 प्रभारी जो है नियुक्त कर दिए हैं। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी स्टेट जो भी हमें तय करके देगा उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। हम तो चाहते थे कि एक मजबूत विकल्प बने, जो कि अभी नहीं। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। पिछली बार विपक्ष जो है 10-12 पार्टियों के साथ लेके आगे बढ़ा और 125 सीटें जीत पाया, और जीतने के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें, 203 सीटें 203 मिनिमम चाहिए। 403 है, 202, 203 चाहिए। और फिर जो अलायंस अब है इंडिया अलायंस के रूप में, वो 2017 में मिलकर लड़ा था, तो वो 60 से कम सीटें जीते थे। इस बार पिछले वाला अलायंस भी नहीं है, तो ये पर्याप्त नहीं है बीजेपी को हराने के लिए, ये बात आप समझ रहे। हम एक मजबूत विकल्प बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, जिसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा विकल्प बने जो भारतीय जनता पार्टी को सीट पर हरा सकता है। किस के साथ है? अभी चल रही है चर्चा, देखो अभी किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो फाइनलाइज हो जाए तो फिर मैं सारी चीज़ आपके सामने रखूँगा, मीडिया के सामने। लेकिन हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हम लोग बीजेपी का अन्याय नहीं देख सकते, और बीजेपी लगातार निजीकरण करके, शिक्षा खत्म करके। में बीजेपी हार सकती है? बीजेपी लोकसभा में नहीं हारी गई, उन पे कितनी सीटें हैं उनके पास? विपक्ष के पास 37 से 43, 44 सीटें हैं, और उनके पास 34 सीटें, जिनमें 2 आरएलडी की हैं, पश्चिम की हैं, बागपत और मुझे बिजनौर, और 1 सीट मिर्ज़ापुर की वो अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी की है। तो अपनी तो 31 सीटों पर ही हैं, तो हारी नहीं क्या? हारी है और हार जाएगी। लेकिन ये कहा जाता है योगी का अपना चुनाव है, और योगी जब बाईपोल में भी होते हैं तो वोट डालने नहीं देते हैं, ये ऐसी बहुत बार आरोप लगते हैं। अगर आप ये कहो कि गुंडई करके चुनाव जीत लें या गुंडई कराव के चुनाव जीत लें, तो ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र में लूट जो है, इसको मैं चुनाव नहीं मानता। या पैसे के दम पे जो है, धन बल के जरिए अगर आप चुनाव को प्रभावित करें, तो मैं इसको भी जो है कोई हेल्दी इलेक्शन नहीं मानता। लोकतंत्र सच्चा तभी है जब आप जो है हर व्यक्ति को अवसर हो और ट्रांसपेरेंसी हो, तभी हम ये मान सकते हैं कि अच्छा लोकतंत्र है। अब लूट करके अगर आप ये कहो कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो ये ठीक नहीं है। लूट तो आपने की है, आपने मीरापुर का चुनाव लूट लिया था, कुंदरकी का चुनाव लूट लिया था, ये दोनों चुनाव आपने, उससे पहले रामपुर का जो है उपचुनाव लूट लिया था। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा किस तरह जो है लूट मचाई गई और लोगों को वोट नहीं देने का। राजनीतिक समीकरण है वो तो उनके पक्ष में है भी नहीं तब भी। हाँ, लूटा है ना,
लूटा है, सरकारी कर्मचारियों ने वोट डाली है, पर्चियाँ इशू की गई थी, गुलाबी पर्ची का वोट गिरने देना, बाकी का नहीं गिरने देना। और मीरापुर में तो बाकायदा मेरे आज भी याद है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई गांव-गांव में, वोट डालने नहीं जाने दिया लोगों को। तो और फिर पैसे की खरीद फरोख्त, तमाम इंस्टीट्यूशन का प्रयोग, पुलिस द्वारा डराना धमकाना, प्रधानों को डीएम द्वारा डराना धमकाना, ये सब चीज़ें गुंडा तंत्र सब यूज। लेकिन 2021 में इसी तरीके से किसान आंदोलन हुआ 13 महीने का, मोदी जी को टीवी पर माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर यूपी इलेक्शन हुआ और यूपी इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। मैंने कहा ना क्यों जीत गई, मैंने बताया था आपको। कुछ पार्टियों की हठधर्मी है कि हमें और हमारे परिवार को ही रहना है सत्ता में। वो चाहते नहीं कोई आदमी आगे बढ़ के आए और वो जो है पावर में आके जो है अपने लोगों का भला कर दे। उन्हीं की गलत नीति की वजह से बीजेपी जो है 2022 में आई, वरना 2022 में भी हारती, जैसे 24 में हारेगी और अब 27 में हारेगी। आप मेरी बात को याद रखना, हम जो अलायंस बनाएंगे वो अलायंस इतना मजबूत होगा कि वो बीजेपी को हरा देगा, आप देख लेंगे। मैं फिर इस प्रोटेस्ट पर आता हूँ। ये जब प्रोटेस्ट चल रहा था, वैसे तो 6 तारीख को हुआ, फिर उसके बाद में 20 तारीख से दोबारा से स्टार्ट हुआ, 20 जून से। लेकिन इस प्रोटेस्ट में नारे लगे जय भीम, और वो जय भीम के जब नारे लगे, अभिजीत दीपके ने लगाए वहाँ पर, और जो लोग मौजूद थे उस भीड़ ने भी लगाए, तो एक सोशल मीडिया पर एक तबका था, वो कहने लगा कि भाई पढ़ाई लिखाई की बात हो तो ठीक है, समझ में आता है, जय भीम की बात हो रही है तो ये राजनीतिक जो है वो फ्रंट तैयार हो रहा है, जय भीम के नारे क्यों? एक सेक्शन जो है वो ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि जय भीम की बात होगी या दलितों की बात होगी तो फिर वोट जो गड़बड़ा जाएगा। वो सेक्शन है, वो मीडिया में भी है। और जो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं जब इस बात कहूँगा सुनेंगे तो समझ जाएंगे मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनको जो ये कहते हैं कि आरक्षण इस देश में 10 साल के लिए था, ये वही फ्रैक्शन है। वो इसी पे बताते रहते हैं। जो व्हाट्सअप ग्रुप में जो खबरें आती हैं उनको पढ़ता है, जो व्हाट्सअप मीडिया के जरिए संचालित होता है, ये वही सेक्शन है जिसको जय भीम का नहीं पता कि इस नारे का मतलब क्या है, ये किसी जाति का नारा है, धर्म का नारा है, किसी पार्टी का नारा है, जिसको ये पता नहीं, इसलिए वो कुछ भी कह सकता है। इस सेक्शन को, इस पूरे फ्रैक्शन को पढ़ने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया की जगह देश की बहुत सारी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है, संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट देखता हूँ कि 10 साल के लिए था, तो मैं पूछता हूँ कौन सा था, उनको यही नहीं पता है। तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो 10 साल के लिए था, जो हमेशा हर 10 साल के बाद बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक कैबिनेट उसको बढ़ा देती है, जिसकी डिमांड भी नहीं होती। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप कोई सही सवाल पूछे पढ़े लिखे लोगों के विषय में तो मैं बताऊँ, जिन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहे हैं, उनके बारे में क्या बता सकता हूँ। उनको तो जय भीम का पता ही नहीं है। जय भीम तो जब किसी पे मुसीबत आती है उसको सब जय भीम याद आता है। और भारत में तो ऐसे कितने समुदाय जिन्होंने संविधान ही तब हाथ में उठाया है, जब उनके ऊपर जब आके उनके ऊपर मुसीबत आ गई तब उनको पता लगा कि संविधान, अब ये उनको फिर ये सोचते करेंगे क्या, तो कहते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों करें, किस कानून से करेंगे, तो कहते हैं कि वो संविधान ने दिया। बोले संविधान के कौन सा आर्टिकल ने दिया है? फिर वो खोल के पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 में राइट टू प्रोटेस्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फिर वो जब कहीं कोई इस तरह से इनलीगल डिटेन होता है तो वो भागते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, आर्टिकल 21, 22 के उसमें 30 के उसमें कि जाके कहते हैं साहब हमारे इनलीगल जो है डिटेंशन हमारी कर रखी। तो जो ये तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्या। बहुत सारे मंत्री नहीं पढ़े लिखे हैं यार, बहुत सारे अधिकारी नहीं पढ़ते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ ना, उनको पता ही नहीं है, बस वो कुछ भी कह देते हैं और ये कह के वो अपने मन की कुंठा शांत करते हैं। जबकि कुंठा शांत होने हो या ना हो, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। किसी को गलतफहमी हो, सरकार कहती है कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पहले शिक्षित भारत की बात करो, पहले एजुकेशन लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। कभी देश के लोगों को जागरूक नागरिक बनाओ, जो जागरूकता के साथ समझे कि उनको कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं खड़ा होना है, किस तरह का व्यवहार करना है, क्या करने से ज़्यादा जरूरी क्या नहीं करना है, किसके मन को ठेस नहीं पहुँचाने, किस तरह शब्दों का प्रयोग करना है। आप और मैं बात कर रहे हैं पिछले 20-25 मिनट से, लेकिन हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान ही नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं करते। तो वो क्या वो वास्तविकता में सभ्य नागरिक हैं, शिक्षित नागरिक हैं? तो पहले नागरिक ही नहीं बना पाए भाई, पहले हमें नागरिक बनाना पड़ेगा देश में, शिक्षित नागरिक, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। आपको लग रहा है सच में इस प्रोटेस्ट ने सरकार के अंदर जो चीज़ें थी कि 2047 और वो सारी बातें होती वो सब अब वो एक तरीके से धक्का लगा दिया है और अब मोदी जी रात को वीडियोस बना रहे हैं आकर के, ये यहाँ पर इसके बाद में सरकार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या फिर आपको लगता है कि अब डैमेज कंट्रोल का समय चला गया है? करने दो सरकार को, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको लाठी पड़ी है भूलने वाला तो है नहीं। क्या डैमेज कंट्रोल करेगी?
आपने जो बच्चे मोदी नीट जी ने में 5 जो है वीडियो बनाई है, उनसे 500 नहीं बना ले मोदी जी, 500 बना ले। क्या आपको नहीं लगता कि जिन बच्चों के साथ वादा हुआ था होगा। कि मुआवजा दिया जाएगा, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है तो उनको तकलीफ़ हो रही होगी? जो बच्चे यहाँ आए उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, क्या उनसे तुमको तकलीफ़ नहीं हुई होगी? कि अपने देश के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार होने से क्यों संवाद नहीं किया आपने 30 दिन? कि आपके ऐसे व्यवहार को एक दिन में भूल जाएंगे आपके वीडियो बनाने से? वो भी इस वीडियो में आपका डर दिख रहा है, वो भूल जाएंगे एकदम से। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है वो इसलिए भी बैकफुट पर आ गई या इसलिए इस्तीफा हो गया क्योंकि ऐसा लगा कि जो दलित शोषित वंचित है वो तो था ही सरकार को लेकर के एग्रेसिव, लेकिन अब जो बीजेपी का कोर वोटर है उसके बच्चे पहुंचने लगे। बिल्कुल पहुँचे, मैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मैंने खुद देखे हैं। मैंने बात कही भी जब मुझसे 22 तारीख मिनिस्टर मिलने आए दो कि भाई आप आंदोलन छोड़िए, हम लोग सरकार आपकी मांग को मान रही है, कंसिडर कर रही है। तो मैंने कहा कि मेरी कोई मांग नहीं, मांग बच्चों की है, आप जो प्रोटेस्टर हैं उनसे वो कीजिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, कल से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा शुरू भी हुई, 23 तारीख में चर्चा हुई है उनकी। तो मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स में भी ये बात गई है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे भेजना चाहते हैं। वो कौन से हार्डकोर वोटर, किसी भी जाति धर्म के, क्या वो पढ़ना नहीं चाहते? क्या वो रोजगार नहीं करना चाहते? सम्मान का जीवन नहीं चाहते? क्या वो नहीं देख रहे लड़कियों को कहाँ लाठियाँ मारी गई? क्या उनकी आंखें नहीं खुली हुई कि उनके सर बच्चों के फाड़ दिए गए? स्टैम्पेड जैसे हालात बन गए, किसने करवाई? सरकार ने करवाया ना, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। तो आप कितने दिनों तक और इंतजार करेंगे मुआवजे को लेकर के या FIR? नहीं, मैं तो नहीं चाहता इंतजार करना। मैं तो चाहता हूँ मंडे में हम विपक्ष जो है इस पर संगठित रूप से सरकार से जवाब मांगे, FIR का भी जवाब मांगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी FIR हुई बच्चों पे वो सारी हम पे करनी। बच्चों को FIR से फ्री करें। आपकी झूठी FIR के खिलाफ हम लड़ लेंगे कोर्ट में। उन बच्चों को क्या कहना, निर्दोष बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कोई क्रिमिनल थोड़ा ही है। तो आप जानबूझ के, आपको क्या लगता है इससे आप आंदोलन कुचल दोगे? देखो, जो असंतोष पैदा हो रहा है, जो विरोध पैदा हो रहा है, ये कल इतना बड़ा स्वर लेगा कि सरकार, इसकी आवाज़ से सरकार डर जाएगी और सरकार इसको सुन नहीं पाएगी ज़्यादा दिन तक। याद रखना मेरी बात। और जितना चुप्पी रहेगी, जितना, अभी ये ट्रेलर था। हाँ, ट्रेलर ही था। अच्छा। बहुत सारे लोग थे सोच रहे थे क्या होगा, जाना चाहिए। अब तो बहुत सारे लोग, मैं फिर ये कह रहा हूँ, 21 की रात को देखो ना, आपको क्या हुआ वहाँ, 22 की रात क्या हुआ और वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। हालांकि मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन वो क्या था? आक्रोश था। वो आक्रोश था, वो विरोध था, जो आपके द्वारा की गई क्रिया की प्रतिक्रिया। उससे पहले प्रोटेस्ट हुआ, इस तरह के शब्द यूज नहीं हुए। मैं फिर कहूँगा इसी तरह के बच्चों को शब्द यूज करने नहीं चाहिए, लेकिन वो मर्यादा क्यों लांगे? वो क्योंकि आपने जो क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया में लांगे कि आपने उनको गुंडों की तरह ट्रीट किया। वो पानी मांग रहे थे, मेरे याद है, पीटे हुए बच्चे पानी मांग रहे थे। पानी नहीं, आप उन पर जो है ना आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। वो सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन आप उनके सांस खींच लेना चाहते थे। आपने हिटलर और अंग्रेजों की तरह व्यवहार किया। और मेरे आज भी याद है, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी जो आंदोलन कर रहे थे, तो जब वो अनशन पे चले गए तो गवर्नमेंट चाहती थी अनशन तोड़ देते, उनसे कहते दूध पी लो, वो कहते पानी दे दो। कई बार जब बिल्कुल हालत खराब हो जाए तो पानी मांगा जाता, तो पानी ना देके दूध देते थे। इस तरह का व्यवहार किया उस दिन सरकार ने मेरी आंखों के सामने। और ये जंतर मंतर था, इसको जलियांवाला बाग जो है बनाने में कोई कमी छोटी। सरकार अमर होना चाहती थी, इतिहास में उनका नाम लिखा जाता, इतिहास में उनका नाम लिखा जाता। बस गोलियां चलाने की कमी थी सीधी लोग बच्चों के सीने पे, लेकिन काम बिल्कुल वैसा ही किया उस सरकार ने जो हमने अपनी आंखों देखा किस तरह का जुल्म किया। ये सारी गलियां सड़कें जो हैं नौजवानों से भरी हुई थी, और नौजवान जो है उसका समर्पण भी था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। बस चाहता था कि सरकार से वार्ता हो, सरकार उनकी बात को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इंतजार नहीं बल्कि सरकार के ऊपर विपक्ष को जो है वो हमलावर होना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। हाँ। जो काम विपक्ष को करना चाहता वो नौजवानों ने किया, बच्चों ने किया। उन बच्चों का एहसान मंद होना चाहिए, उनको सलूट करना चाहिए। उनके लिए पूरे हाउस में सत्ता विपक्ष को तालियां बजानी चाहिए। जो देश के नौजवान जो कदम उठाए, जगाने का काम किया विपक्ष को, सरकार नींद खोलने का काम किया, उन तमाम नौजवानों का सम्मान होना चाहिए। और सरकार को, अगर सरकार चुप रहती है, विपक्ष को चुप नहीं रहने देना चाहिए। उनको आके इस मुद्दे पे और सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हो, आपको शिक्षा वाले मुद्दे पे, बहुत दिनों बाद शिक्षा पे आंदोलन हुआ था, उन पे सरकार सवाल पूछना चाहिए और बच्चों पे जो अन्याय हो उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। और जवाब देना पड़ेगा, मैं इस बात की आपको विश्वास दिलाता हूँ। भले मैं वहाँ अकेला हूँ, लेकिन आक्रोश जो है वो अकेला आदमी शुरू कर सकता है, जवाब देना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि जो नारे लगे और ये जो जय भीम, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पीछे से भीम आर्मी के लड़कों को वो स्टूडेंट के रूप में भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट भीम आर्मी के लोग स्टूडेंट नहीं है क्या? है। आप पढ़ रहे हो, छोड़ दिया?
पढ़ रहे हैं अभी? तो आप स्टूडेंट नहीं हो? हाँ। भाई जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट में क्रेडिट उसको जोड़ा जाएगा ना। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं भी तो स्टूडेंट हूँ ना कि भाई। बिल्कुल। तो जो बच्चा पढ़ रहा है अभी 12वीं में, सोशल रिफॉर्म के काम को भी कर रहा है, एजुकेशन के काम को भी, पाठशाला भी चला रहा है, अगर वो यहाँ प्रोटेस्ट में आके आवाज़ उठा रहा है तो कौन सा गलत काम कर रहा है? मैंने कौन सा अपराध किया? अगर मैंने भीम आर्मी के बच्चों को कहा कि आके वो प्रोटेस्ट में अपना योगदान दें क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, तो कौन सा मैंने गलत काम किया? और ये अपराध है तो मैं करूँगा, दोबारा करूँगा। आप दोबारा उनकी बात ना मांगो, दोबारा उनकी मदद करूँगा, याद रखना मेरी बात का। तो देखते हैं अब कहाँ तक जो है ये लड़ाई जाती है और सरकार कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करती है, और संसद में चंद्रशेखर आज़ाद या विपक्ष किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो रखेंगे और उनके अधिकार दिला के रहेंगे। मेरा आपके जरिए जो इनको संदेश है, घबराएं ना, और कोशिश करेंगे सारे विपक्ष से बात करके मुआवजे को और वो जो झूठे FIR हो उनको ख़त्म कराएं, उनको मुआवजा दिलाएं। सरकार को अपनी बात से फिरने ना दें, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू। वेलकम।